नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके भाई आकाश शर्मा पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स पर। दोस्तों, यह टॉपिक केवल स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि भारत के हर एक नागरिक को जानना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं और हमारे देश में हमारे देश के नागरिक होने के नाते क्या क्या अधिकार मिलते हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मानव अधिकार क्या होते हैं। मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार किसी देश के सीमा से बंधे नहीं होते हैं और ना ही इन्हें किसी संविधान की जरूरत होती है, बल्कि प्राकृतिक अधिकार ही मानव अधिकार कहलाते हैं। जबकि मौलिक अधिकार देश की सीमाओं से बंधे होते हैं और यह नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जबकि वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और इसी संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 301 नामक नया अनुच्छेद जोड़कर संपत्ति के मौलिक अधिकार को विधिक यानी कि कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिया गया। क्योंकि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी कर सकता है, जबकि विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी नहीं करता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार आया कहाँ से। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा द्वारा वहाँ की जनता को कुछ अधिकार देने के लिए एक दस्तावेज जारी किया गया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, इसलिए अधिकांश मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक होती है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 12 के बारे में। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्थाएं या संघ अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं और स्थानीय निकाय राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल है। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रण में स्थापित संस्थाएं भी राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। अनुच्छेद 13 में वर्तमान समय में कुल 4 धाराएं हैं, लेकिन मूल संविधान में 3 धाराएं थीं। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 13(4) नामक धारा जोड़ी गई। अनुच्छेद 13(1) कहता है, यदि कोई भी विधि जो इस संविधान के लागू होने से पहले की है, यदि वह संविधान के साथ संगत नहीं है, यानी कि अगर संविधान के साथ वह मैच नहीं करता है और संविधान का उल्लंघन करता है, तो वह विधि शून्य होगी, यानी कि वह विधि मान्य नहीं होगी। अनुच्छेद 13(2) कहता है, संविधान के लागू होने के बाद वह सभी विधियां संविधान के साथ संगत होनी चाहिए। यदि संगत नहीं है तो वह शून्य होंगी, यानी कि मान्य नहीं होंगी। अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, जबकि न्यायिक पुनरावलोकन जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। अनुच्छेद 13(3) इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, नियम, विनियम, प्रथा तथा प्रवृत्ति विधि यानी कि लॉ इनफोर्स शामिल हैं। प्रवृत्ति विधि यानी लॉ इनफोर्स ऐसी विधि है जो संविधान के लागू होने से पहले बनी है, उसे प्रवृत्ति विधि कहते हैं। अनुच्छेद 13(4) कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आधारभूत संरचना के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब हम लोग समझते हैं आच्छादन का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसके अनुसार विधि या कानून का वह भाग जो संविधान के साथ संगत नहीं है, वह समाप्त ना होकर संविधान उस पर आच्छादित हो जाएगा, यानी कि वह भाग समाप्त नहीं होगा बल्कि संविधान उस पर आच्छादित यानी कि उस पर ढक लेगा। दूसरा, पृथक्करण का सिद्धांत। किसी विधि या कानून का वह भाग जो संविधान के साथ संगत नहीं है, तो वह कानून अथवा विधि पूरी तरह से समाप्त ना होकर
बल्कि उस भाग को समाप्त किया जाएगा जो संविधान के साथ संगत नहीं है। श्रेयस सिंघल बनाम भारत संघ 2012 के मामले में पृथक्करण के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को रद्द किया गया। तीसरा है परित्याग का सिद्धांत। इसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता, जैसे कि हर मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार मिलता है। यदि वो मनुष्य मरना चाहता है तो उसे मरने नहीं दिया जाएगा, अगर वह ऐसा करता है तो उस पर केस किया जा सकता है। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से ली गई है तथा यह विधि के शासन से प्रेरित है। अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण का भी उल्लेख है। इसका मतलब यह है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है तथा इसका यह भी मतलब है कि अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है। विधि के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण दोनों सिद्धांतों का उल्लेख है। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 एक कहता है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जात, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) कहता है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर तालाब, कुएं, स्नानागार, होटल तथा खेल के मैदान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(3) कहता है, राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। मूल संविधान में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 3 धाराएं थीं, लेकिन 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(4) नामक धारा जोड़ी गई। अनुच्छेद 15(4) कहता है, राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। अनुच्छेद 15(4) ही SC, ST तथा OBC के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का आधार है। 2006 में 93 संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 15(5) नामक धारा जोड़ी गई। राज्य शिक्षण संस्थानों, जिसमें निजी शिक्षण संस्थान भी शामिल है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। 103वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2019 में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 15(6) नामक धारा जोड़ी गई। अनुच्छेद 15(6) कहता है, समान वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% सीट आरक्षित होंगे। अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 में कुल 6 धाराएं हैं, लेकिन मूल संविधान में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत कुल 5 धाराएं थीं। अनुच्छेद 16(1) कहता है, सभी नागरिकों को लोक नियोजन यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने का समान अवसर होगा। अनुच्छेद 16(2) कहता है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ लोक नियोजन में धर्म, मूल, वंश, उद्भव, जन्म स्थान तथा निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(3) कहता है, संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में प्राथमिकता दे सकती है। अनुच्छेद 16(4) कहता है, समाज के पिछड़े हुए नागरिकों के लिए जिनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को संविधान के लागू होने के साथ ही आरक्षण दे दिया गया, लेकिन पिछड़े वर्ग को अगस्त 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार द्वारा मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करते हुए OBC को आरक्षण दिया गया। 77वें संविधान संशोधन द्वारा 16(4)A नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 16(4)A कहता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोग जिनका सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पदोन्नति में उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण केवल SC और ST को ही है। 81वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2000 में 16(4)B नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। 16(4)B कहता है कि बैकलॉग की भर्तियां करते समय 50% की आरक्षण की सीमा को पार किया जा सकता। अनुच्छेद 17 द्वारा राज्य ने छुआछूत यानी अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी पर रोक लगाई है। अनुच्छेद 17 के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया है। एस के महाजन बनाम महाराष्ट्र
2018 का मामला अनुच्छेद 17 से ही संबंधित है। अब समझते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। अनुच्छेद 18 का एक कहता है, राज्य, सेना और विद्या संबंधी उपाधि छोड़कर कोई अन्य उपाधि नहीं देगा। अनुच्छेद 18(2) कहता है, भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(3) कहता है, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत सरकार के किसी लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है, तो वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(4) कहता है, कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन विश्वास या लाभ के पद पर कार्यरत है, राष्ट्रपति के बिना सहमति के कोई भी विदेशी राज्य से भेंट, उपलब्धि अथवा पद प्राप्त नहीं करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का बात था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।